हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, चैप्टर 1 में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख क्वेश्चन है सजीवों के प्रमुख लक्षण। देखिए, सजीवों के प्रमुख लक्षण के अंतर्गत कई सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जिसमें हम देखेंगे प्रजनन यानी कि जनन क्या होता है, साथ ही साथ उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म देखेंगे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के जो भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको देखेंगे। इसके अलावा वयता यानी कि काल प्रभावन या एजिंग क्या होती है, इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ सजीवों के अन्य सभी जितने भी लक्षण है, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीजन हो, चाहे वो एडाप्टेशन हो, चाहे वो डेथ हो, जितने भी सजीवों के मूल लक्षण है उनको हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सजीवों का जो प्रमुख लक्षण है वो है जनन यानी कि प्रजनन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखिए, बेसिकली यदि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो किसी भी लिविंग यानी कि सजीवों के अंदर पाया जाने वाला यह एक मौलिक लक्षण होता है, जिसके द्वारा कोई भी जनक जो है अपने समान संततियों को उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी जनन जो है एक ऐसी क्षमता है जो कि सभी सजीवों के अंदर पाई जाती है, और इसी क्षमता के द्वारा ही सभी जीव अपने ही समान नए संततियों को यानी नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी जीव है या संतति है, उनमें क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद उनमें परिपक्वता आती है, और धीरे धीरे वो एक ऐसा मैच्योर परिपक्व जीव बन जाता है जो कि खुद एक नई संतति को जन्म दे देता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो जनन या प्रजनन का शाब्दिक मतलब क्या है कि सजीवों के अंदर पाई जाने वाली वह क्षमता जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है, यही क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कभी कभी आपके 2 नंबर में पूछा जाता है कि जनन के उद्देश्य क्या क्या है, तो इसको भी साथ में कवर करते हैं। देखिए, जनन के यदि उद्देश्य देखते हैं, देखिए जनन का पहला उद्देश्य क्या होता है कि जनन के कारण ही जीवों की जो निरंतरता होती है यानी कंटिन्यूटी जो है बनी रहती है। यदि जनन नहीं होगा तो आगे जो है जीवों का विकास नहीं होगा, और इस प्रकार से उनकी जो जीवन है वो क्रमशः धीरे धीरे जो विकास है उनका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा जो जनन का प्रमुख उद्देश्य है वो है कि किसी भी प्रकार से कोई भी जनन जो है इसके कारण जीवों के अंदर विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो विभिन्नताएं पैदा होती है, किसी भी जीवों में जनन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, विभिन्नताएं पैदा होती है, और विभिन्नताओं से ही क्या होता है, जीवों का विकास होता है। इसके बाद देखिए, जनन का तीसरा उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वह जनन के कारण ही संभव है। यदि जनन नहीं होगा तो जीवों की जो निरंतरता है वो धीरे धीरे क्रमशः खत्म हो जाएगी। देखिए, इसके बाद जो सजीवों का प्रमुख लक्षण है उसमें जो दूसरा लक्षण है वो है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की यदि बात करते हैं तो देखिए, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कई सारी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, और ये अभिक्रियाएं निरंतर चलती रहती है, जो कि सजीवों के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा रेस्पायरेशन यदि ह्यूमन के अंदर बात करें, इसके अलावा आदि ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो कि सजीवों के अंदर निरंतर चलती रहती है। तो सजीवों के अंदर यानी सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है यानी कि बॉडी के अंदर जो भी कुल केमिकल रिएक्शंस होती है उनका जो कुल योग होता है वही क्या कहलाता है, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो जीवों के अंदर या सजीवों के अंदर सजीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग ही क्या कहलाता है, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहलाता है। देखिए, उपापचय की यदि बात करते हैं तो उपापचय को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले यदि बात करें तो उपापचय का पहला प्रकार क्या है, उपचय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणुओं का संश्लेषण होता है, मतलब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचय कहते हैं यानी कि एनाबोलिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कई सारी अमीनो एसिड जो है मिलकर के आपस में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि संश्लेषण करते हैं। तो उपचय का मतलब होता है कि कई सारे आपस में छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करना। तो उपचय में क्या होता है कि किसी भी छोटे अणु से बड़े अणुओं का संश्लेषण होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। देखिए, इसके अपोजिट जस्ट है दूसरा है अपचय। अपचय का मतलब होता है केटाबोलिज्म, और केटाबोलिज्म ऐसी उपापचयी प्रक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कि कोई भी बड़ा अणु जो है आपस में टूट करके छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाता है। ऐसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, अपचय क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे शर्करा जो होता है
बेसिकली यह एटीपी ऊर्जा मुक्त करने के लिए जो है जल तथा CO2 अणुओं में टूट जाता है। जो शर्करा यानी कि ग्लूकोज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ही ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह किसमें टूट जाता है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से 38 एटीपी यानी कि 273 किलो कैलोरी की एनर्जी भी रिलीज होती है, जो कि श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त होती है। तो इस प्रकार से उपचय का मतलब होता है कोई भी आपस में छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है उपचय। और अपचय का मतलब होता है कि किसी भी बड़े अणु का छोटे छोटे अणुओं में टूटना। इसके बाद देखिए सजीवों का जो प्रमुख लक्षण, उसमें तीसरा लक्षण क्या है, वयता यानी कि काल प्रभावन। इसको इंग्लिश के अंदर एजिंग भी कहते हैं। तो देखिए वयता या काल प्रभावन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता जाता है उम्र में, वैसे वैसे उसकी शारीरिक क्षमताएं घटती जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके अंदर काम करने की क्षमता जो है कम होती जाती है, अर्थात उसके बॉडी के जो सभी के सभी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे अपना काम करना जो है कम कर देते हैं। तो देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवों के शरीर में आने वाली इस जैविक क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, या जैविक क्षमता में आने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन यानी कि वयता कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवों में या उनके अंदर होने वाली जो शारीरिक क्षमता है उसमें कमी जो आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन या वयता कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम वयता यानी कि काल प्रभावन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीरेंटोलॉजी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंतर्गत कि वयता यानी कि काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि वयता का अध्ययन यानी काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीरेंटोलॉजी कहलाता है। देखिए जीरेंटोलॉजी के यदि फादर कभी कभी पूछा जाता है कि फादर ऑफ जीरेंटोलॉजी, तो फादर ऑफ जीरेंटोलॉजी कौन है, व्लादिमीर कोरेनचुस्की। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, जीरेंटोलॉजी के जनक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए कोई भी जीव है उसके अंदर एक और लक्षण है सजीवों का प्रमुख लक्षण, जो कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो कोई भी लिविंग यानी कि चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स, तो वृद्धि भी सभी सजीवों के अंदर पाए जाने वाले एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि सभी जीव अपनी वृद्धि जो है द्विगुणन या आकार में वृद्धि करते हैं। और वृद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव का आकार जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं चाहे वो कोई भी प्लांट हो या एनिमल्स, जीवों में निरंतर जो है वृद्धि होती जाती है और एक ऐसी अवस्था आती है कि वृद्धि जो है धीरे धीरे क्रमशः रुक जाती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं इनके परिणाम भी कई सारी अंदर रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि होती रहती है, तथा पादप एवं जंतु दोनों में ही कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। यानी जो वृद्धि होती है इसका प्रमुख कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन। चाहे वो एनिमल्स हो यानी कि प्लांट, उनमें यदि वृद्धि हो रही है मतलब इसका कारण क्या है, कोशिका का लगातार विभाजन होना, क्योंकि कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप ही वृद्धि होती है। इसके बाद देखिए सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। श्वसन की यदि बात करते हैं तो यह बेसिकली एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसमें कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी भोज्य पदार्थ, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज हो गया, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और ग्लूकोज जो टूटता है इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या बनते हैं, H2O तथा CO2 मुख्य रूप से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये कई सारी उपापचयी प्रक्रिया जो होती है श्वसन के दौरान संपन्न होती है, तथा ऊर्जा जो मुक्त होती है, इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही जीवों की समस्त जो क्रियाएं होती है वो लगातार संचालित होती रहती है। इस प्रकार से श्वसन की जो क्रिया होती है यह एक अपचयी क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा अणु जो है वह छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। देखिए भोज्य पदार्थों से जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका जो संचय होता है, मतलब जो एनर्जी का संचय होता है वो किसके रूप में होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में होता है। और इन्हीं लक्षणों के कारण ही जो एटीपी होती है इसको कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। तो एटीपी को आपको याद रखना है कि एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोशिकाओं के अंदर होता है। इसके बाद देखिए जो सजीवों का प्रमुख लक्षण है उसमें है अगला लक्षण उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीजन। उत्सर्जन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सभी सजीवों में या सभी जीवधारियों में विभिन्न प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं होती है, और उन्हीं उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड या इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सारे अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ जो है बनते रहते हैं, और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। और ऐसे सभी अंग जिनके द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उन अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो किसी प्रकार से अनावश्यक यानी कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यह भी सजीवों का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि सजीवों के अंदर कई सारे उत्सर्जी अंग होते हैं जिनके माध्यम से निरंतर लगातार कई सारे उत्सर्जी पदार्थ जो है बाहर निकाले जाते हैं। अगला यहाँ पे देखिए सजीवों का प्रमुख लक्षण है अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का मतलब शाब्दिक मतलब होता है कि किसी भी जीव का वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। देखिए यह सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें कोई भी जीव जो है वह अपनी कार्य की यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कार्य करने की जो अंदर की क्षमता है या इसके अलावा आकार की यानी बाह्य रंग रूप और इसके अलावा जो व्यवहार में परिवर्तन तथा स्वयं को किसी भी विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित करता है। सजीवों के विभिन्न आवासों में आसानी से निवास करने में अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अनुकूलन के कारण ही कोई भी जीव क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरवाइव कर लेता है। और यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति यदि नए स्थान पे गए, जैसे आप मेढक में देखेंगे, मेढक में क्या होता है कि वह असमतापी होता है, अर्थात वह जल व थल दोनों जगह रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है जब थल में रहती है तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, और जब जल में जाता है तो उसके अनुसार बॉडी अपने आप को ढाल लेती है। तो यही गुण क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चाहे वो अल्पकालिक अनुकूलन हो चाहे वो दीर्घकालिक अनुकूलन हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, जैसे ही आप धूप में जाते हैं काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उतनी समय त्वचा के ऊपर मेलानिन नामक वर्णक जो है बाहर आ जाता है, और जैसे ही आप पुनः छांव में जाते हैं वह त्वचा जो है, त्वचा का जो रंग है वह पुनः पहले की अवस्था में आ जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या है कि बॉडी जो होती है वह धूप से, या आप ये कह सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे बचने के लिए मेलानिन वर्णक ऊपर आ जाता है, और पुनः जो जैसे ही आदमी छांव में जाता है अपनी पुनः स्थिति में वापिस आ जाते हैं। तो यह गुण क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन के कारण ही कोई भी जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो किसी भी जीव द्वारा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की क्षमता ही क्या कहलाती है? अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन कहलाती है। देखिए सजीवों का अगला प्रमुख लक्षण क्या है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो पोषण की यदि बात करते हैं तो कोई भी जीवधारी यदि है तो उसके अंदर कई सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे वृद्धि एवं श्वसन। तो इनका जो विकास होता है प्रमुखता यह पोषण के कारण ही होता है। देखिए समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि वृद्धि, श्वसन एवं विकास आदि तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु कोई भी जीवधारी यदि है तो उसको भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब भोज्य पदार्थ कई माध्यमों से भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई भी यदि सजीव है तो वो भोज्य पदार्थों को मुख्यतः यदि हम बात करते हैं, जैसे प्लांट में आप देखेंगे कि जो भी हरे पौधे होते हैं, बेसिकली जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? अपना भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स चूंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल तो किसी प्रकार से प्रेजेंट नहीं होता है, अर्थात वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो वो बाहर से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो देखिए यदि कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सभी के सभी जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी कहलाते हैं। वही कुछ प्रकार का ऐसा पोषण होता है जैसे कि यदि हम बात करें एज अ ह्यूमन या किसी भी एनिमल्स की यदि बात करते हैं तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात ये अपने भोजन के लिए किसी भी कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, वसा या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर ये विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आदि पाए जाते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं, यानी इनको बाहर से लेते हैं। इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो किसी भी सजीव या जीवधारी के अंदर यह प्रमुख गुण होता है पोषण का, कि पोषण के कारण ही उनके शरीर का वृद्धि व विकास होता है, जिस कारण से यह एक प्रमुख लक्षण है सजीवों का। और अगला लक्षण है, आखिरी लक्षण यहाँ पे क्या है? मृत्यु यानी कि डेथ। तो मृत्यु की यदि बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन काल की जो सबसे अंतिम और अपहासी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मृत्यु कहलाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जीव में होने वाली समस्त जैविक गतिविधियां या हम ये कह सकते हैं कि होने वाली समस्त उपापचयी प्रक्रियाएं जो है इस अवस्था में जाकर के रुक जाती है, चाहे वो हृदय गति हो, चाहे श्वसन क्रिया हो, ये सभी की सभी प्रक्रियाएं जो होती है इस अवस्था में खत्म हो जाती हैं, यानी कि इन प्रक्रियाओं का समापन हो जाता है। तो यहाँ पे सजीवों के जितने भी महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गए होंगे।
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।